बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेबर पे होगा और लेबर मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है उसको हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इनिशियली फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप लोगों ने इन डिटेल पढ़ा कि वी हैव फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमिक्स। और वो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर हैं। अगर हम मार्केट्स की बात करें तो हमारे पास ब्रॉडली दो किस्म की जो मार्केट्स हैं आम तौर पे इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। पहले हमारे पास गुड्स मार्केट है और फिर उसके बाद हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो मार्केट आ जाती है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो लेबर है ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और इसको मोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी जो है ना वो नाम दिया जाता है, क्योंकि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर और एक आप कह लें कि इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जो है ना वो मूव कर सकता है। तो इसी वजह से इसको मोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी नाम दिया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट हमने जो इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम डिस्कस किया तो उसमें हमने देखा कि जो कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है उसमें इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है गुड्स मार्केट के अंदर, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है ना वो एक दूसरे के इक्वल हो जाए। यानी जहाँ पे डिमांड्स ऑफ गुड एंड सप्लाई ऑफ गुड एक दूसरे के इक्वल हो जाए या उनके कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है उस मार्केट के अंदर जो है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं लेबर मार्केट की तो लेबर मार्केट के अंदर भी जो इक्विलिब्रियम है वो वहाँ पे होता है जहाँ पे डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो इसको एलेबोरेट करने के लिए इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट हम जो है सबसे पहले आज के इस लेक्चर के अंदर डिमांड फॉर लेबर को इन डिटेल जो है ना वो डिस्कस करेंगे और डिमांड फॉर लेबर का जो कर्व है उसको जो है ना वो हम ड्राइव करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन से शिफ्टिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड फॉर लेबर का जो कर्व होता है उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं हमारे इनिशियल एक सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ जो कि गुड्स मार्केट के अंदर जो है ना वो हमने देखा। इसमें हम कंसीडर करते हैं हमारे पास दो डायग्राम्स हैं, जिसमें एक तरफ हमारे पास जो है वो द मार्केट फॉर एप्पल्स है और दूसरी तरफ जो है द मार्केट्स फॉर एप्पल पिकर्स है। अब देखिएगा कि इन दोनों मार्केट्स के अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो वहाँ पे आ रहा है जहाँ पे देयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, जहाँ पे दोनों के डिमांड और सप्लाई के जो कर्व्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू डायग्राम्स? लुक एट दीज टू डायग्राम। ये जो डायग्राम है ये हमारे पास गुड्स मार्केट को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाली डायग्राम जो है ये हमारी जो लेबर मार्केट है उसको जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रही है। जिस तरह से गुड्स मार्केट के अंदर विद द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस वी गेट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स, ये गुड्स मार्केट के अंदर। इसी तरह से जो एप्पल पिकर्स हैं ये बेसिकली हमारे पास लेबर होती है या लेबर मार्केट होती है। तो यहाँ पे आप कह लें कि द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यानी डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम वेजेस की जो है ना वो डिटर्मिनेशन हो जाती है और वहीं पे हमारे पास जो लेबर आपका कह लें कि जो डिमांड की जाती है और जो सप्लाई की जाती है वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। सो दिस इज़ आवर लेबर मार्केट। तो जिस तरह से गुड्स मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम जो है वो डिमांड और सप्लाई के ज़रिए से होता है, इसी तरह से जो हमारी लेबर मार्केट होती है उसके अंदर भी जो इक्विलिब्रियम होता है लेबर मार्केट के अंदर वो भी डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के ज़रिए से ही होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक फंडामेंटल हमने अजम्पशन पढ़ी थी और वो अजम्पशन ये है कि इन परफेक्ट कंपटीशन जो फर्म्स होती हैं और जो कंज्यूमर्स होते हैं दे आर प्राइस टेकर and can sell any amount of output at the prevailing market price, गुड्स मार्केट के अंदर जैसा कि हमने देखा था। इसी तरह जब हम फैक्टर मार्केट की बात करते हैं या जब हम लेबर मार्केट की बात करते हैं तो उसमें जो प्राइस ऑफ लेबर होती है जिनको वेजेस का भी जो है ना वो नाम दिया जाता है वो हमारे पास गिवन होती है और उन वेजेस के ऊपर एक फर्म जो है वो जितने मर्जी जो यूनिट्स ऑफ लेबर है उनको हायर कर सकती है और इसी तरह से जितने मर्जी मजदूर जो हैं उन प्रीवेलिंग वेजेस के ऊपर जो है ना वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे आप कह लें कि जो वेजेस होते हैं वो भी डिटरमिन होते हैं
और जो इंडिविजुअल लेबरर्स होते हैं या जो हमारी फर्म्स होती हैं वो दोनों आप कह लें कि वेज टेकर्स होती हैं और प्रिवेलिंग मार्केट वेजेस के हिसाब से ही डिटर्मिनेशन होती है कि कितनी सप्लाई होगी और कितनी जो है ना वो डिमांड होगी हमारे पास। अब इसके बाद जो सेकंड अजम्पशन है हमारे पास कि द फर्म इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, कि जो फर्म होती है उसका बेसिक जो एम होता है वो अपने प्रॉफिट को जो है ना वो मैक्सिमाइज करना होता है। Thus, the firm does not directly care about the number of worker it has or the number of apples it produces. देखें, जो फर्म का बेसिक मोटिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, और इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ही फर्म अपनी सारी एफर्ट जो है ना वो करती है। उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं होता डायरेक्टली कि वो कितने वर्कर्स हायर कर रही है, कितनी अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स जो है ना वो प्रोड्यूस कर रही है, इससे उसका कोई कंसर्न नहीं होता। उसका मेन एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, और अपने इसी एम को और इसी गोल को अचीव करने के लिए ही वो देखती है कि हाउ मच वर्कर्स जो है उसको एम्प्लॉय करने चाहिए और हायर करने चाहिए, और इसी तरह से कितनी गुड्स जो है ना वो प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करनी चाहिए। सो लेबर डिमांड की जब हम बात करते हैं तो लेबर डिमांड से मुराद वो हमारे पास अमाउंट ऑफ लेबर होती है जो इंडिविजुअल फर्म्स जो होती हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हायर करती हैं, उसको लेबर डिमांड का जो है ना वो नाम दिया जाता है। अगर इसका हम शेड्यूल और डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो ये हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है वो हमारे पास लेबर नंबर ऑफ वर्कर्स को ज़ाहिर कर रहा है, एल। क्यू जो है ये बशर पर वीक हमारे पास प्रोडक्शन है एप्पल्स की, and this is marginal product of labor MPL, which is the ratio of change in labor with respect to this is the ratio of change in output with respect to change in labor. And then we have value of marginal product of labor, which is P multiplied by MPL, and these are our नॉमिनल वेजेस एंड देयर इज द प्रॉफिट। अब जैसे मैंने कहा कि एक फर्म का बेसिक एम होता है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है। अब ये अवेलेबिलिटी ऑफ फर्म्स है, फर्म के सामने अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स है। ये इतने वर्कर्स उसके जो है वो सामने मौजूद हैं, और ये उनकी आउटपुट की आप कह लें कि कैपेसिटी है जितनी वो दे सकते हैं। ये उनकी मार्जिनल प्रोडक्ट आ गई, और फिर आगे उनकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट आ गई। सो लुक एट इट, अगर कोई मजदूर काम पे नहीं लगाएंगे, कोई आउटपुट पैदा नहीं होगी, सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी। ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। अगर फर्स्ट लगाते हैं तो आउटपुट 100 है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट साफ जाहिर है कि अगर डेल्टा क्यू निकालें तो 100 में से 0 निकालें तो 100 आ जाता है, और 1 में से 0 निकालें तो 1 आता है। तो 100 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। VMPL जो है, यहाँ पे हम फर्ज करते हैं कि जो प्राइस है आप कह रहे हैं एक बशल ऑफ एप्पल की, वो हमारे पास 100 US डॉलर है, या 100 रुपीज़ आप चलें इसको कह रहे हैं। तो आप जब 100 को सॉरी यहाँ पे 100 नहीं कह सकते, 10 है। अगर इस शेड्यूल को हम देखें तो 10 हमारे पास जो है वो पर बशल ऑफ एप्पल जो है ना वो प्राइस है। तो 100 जो है वो MPL है, तो 100 को 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो 1000 है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी उस आइटम की जो कि फर्स्ट लेबरर जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये मार्केट वेजेस हैं जिनकी डिटर्मिनेशन हमने यहाँ पे की थी डिमांड एंड सप्लाई के ज़रिए से, वो 500 है। तो साफ जाहिर है कि जो प्रॉफिट निकलना है, एंड द लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप साफ ज़ाहिर है कि 1000 रुपए की जो चीज़ें हैं या एप्पल्स हैं वो उस वर्कर ने प्रोड्यूस की हैं, उसको आपने 500 रुपया दिया, तो पीछे 500 रुपया जो फर्म होगी या जो आप कह लें कि जो भी प्रोडक्शन यूनिट होगा उसका प्रॉफिट आ जाएगा। आपने दूसरा मजदूर काम पे लगाया तो उसने 180 बशल जो है ना वो पिक किए, तो 180 में से आप जब 100 माइनस करेंगे तो 180 माइनस 100 तो 80 बन गया। 80 को जब आप 1 पे डिवाइड करोगे तो 80 आ जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है। तो 80 आप कह लो उसकी MPL आ जाएगी। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 उसकी वैल्यू आ जाएगी मार्जिनल प्रोडक्ट की, और उसमें से 500 जो कि मजदूर को दिए जाएंगे बतौर वेजेस, वो सब ऐड करें तो 300 हमारे पास जो है ना वो प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम तीसरा लेबर काम पे लगाते हैं तो उसकी MPL जो है वो आउटपुट दे रहा है 240, उसकी MPL निकालनी है तो 240 में से 180 सब्ट्रैक्ट करें, 60 आ जाएगा। 60 को आपने 3 माइनस 2 1 पे डिवाइड किया तो 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 जो है ये हमारे पास आ जाएगा उसकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी।
अब साफ जाहिर है कि जो वेजेस उसको दिए जा रहे हैं वो 500 दिए जा रहे हैं, तो 600 में से 500 सब्ट्रैक्ट करें तो 100 जो है वो फर्म जो है ना वो प्रॉफिट अर्न करेगी। अब जब आप चौथा और पांचवा मजदूर काम पे लगाते हैं तो आउटपुट जो है वो बढ़ी तो जरूर है, लेकिन एमपीएल गिर गई है। पहले एमपीएल यहाँ तक जब आपने सक्सेसिव 3 लेबर जो है ना वो लगाए थे, हायर किए थे, तो हर मजदूर की जो एमपीएल है वो बढ़ रही थी। पहले की 100 थी, दूसरे की 80 हो गई, तीसरे की 60 हो गई। लेकिन जब तीसरे के बाद आप जो है ना वो लेबर के नंबर्स को बढ़ाते हैं, वर्कर्स बढ़ाते हैं, तो फिर उनकी एमपीएल जो है ना वो बढ़ने की बजाय गिरना शुरू हो जाती है। देखिएगा, चौथे वर्कर की एमपीएल 40 है और पांचवें की जो है ना वो 20 हो गई। अब साफ जाहिर है कि 40 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 अमाउंट की उसने एप्पल पिकिंग की और आप उसे पे कर रहे हो 500। तो इसका मतलब ये है कि यू आर बेयरिंग 100 रुपीज और 100 यूएस डॉलर लॉस। इसी तरह से जो फिफ्थ वर्कर है उसकी जो आप कह लें एमपीएल है वो 20 है। साफ ज़ाहिर है 300 में से 280 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आ जाएगा, और फिर 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो 20 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 20 हमारे पास एमपीएल आ जाएगी। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ द प्राइस ऑफ पर बशल ऑफ एप्पल्स, तो 200 हमारे पास आ जाएगा। तो 200 की उसने एप्पल पिकिंग की है, आप उसको 500 दे रहे हो, तो ये भी कंपनी को जो है ना, ये आप कह लें कि जो फर्म होती है उसको लॉस बियर करना पड़ेगा। सो लुक एट इट के एट 3 अप टू द 3 वर्कर्स आपकी जो एमपीएल है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, वो ज़्यादा है। वेजेस आपको कम पे करना पड़ रहे हैं, तो लिहाजा आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप तीसरे यूनिट के बाद जो है वो वर्कर्स बढ़ाते हैं तो फिर आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। सो हेयर इज द प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें दो चीज़ें हमारे पास मज़ीद आ जाती हैं। चूँकि लेबर डिमांड की जब हम बात करते हैं तो लेबर डिमांड इज़ अ डराइव्ड डिमांड। ये डायरेक्ट डिमांड नहीं होती बल्कि ये डराइव्ड डिमांड होती है। एक्चुअल जो डिमांड होती है वो एप्पल्स होते हैं, जो कि हमारे पास कंज्यूमर गुड्स होती है, और एप्पल पिकिंग के लिए वी हायर लेबर। तो लिहाजा लेबर डिमांड जो है वो हमारे पास जो ड्राइव डिमांड होती है, तो उसके लिए हमें प्रोडक्शन फंक्शन देखना पड़ेगा। सो प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इनपुट यूज्ड टू मेक अ गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट गुड। यानी एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर साफ जाहिर है, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आउटपुट। कि जब आप जो है ना वो लेबर बढ़ाते हो, वर्कर बढ़ाते हो, तो आपकी टोटल आउटपुट में जो चेंज आती है उसको आप एमपीएल का जो है ना बना देते हो। लुक एट दिस द प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें देखो कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी ऑफ एप्पल पिकर्स बढ़ाते जा रहे हो, वर्कर्स बढ़ाते चले जा रहे हो, विच इज़ योर इनपुट, वैसे वैसे आपके जो क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, बट एट डिक्रीजिंग रेट। लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स and then these two lines and then these two and then this one। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप वर्कर्स बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे ये डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन होगा। वेयर एज द आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो डायमेंशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट के तहत होता है। डायमेंशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट से मुराद ये कि जैसे आप सक्सेसिवली हायर करते जाते हो वर्कर्स, वैसे वैसे हर एडिशनल वर्कर जो होता है वो लोअर लेवल ऑफ आउटपुट जो है ना वो आपको दे रहा होता है। And in order to find out the value of marginal productivity of labor, you have to multiply the MPL with the price of the commodity the worker is producing। कि वर्कर जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है उसकी जो प्राइस है उसको अगर आप MPL से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है ना वो आ जाएगी। सो दिस इज द कर्व ऑफ वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लुक एट दिस टेबल। इस गोशवारे को देखें तो इसमें ये VMPL है हमारे पास। तो देखिएगा जैसे जैसे मजदूर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे VMPL गिर रही है। पहले की 1000 थी, फिर 800 हो गई, फिर 600 हो गई, फिर 400 हो गई, फिर 200 हो गई, जबकि वेजेस हमारे कांस्टेंट है 500 है। तो चूंकि जैसे जैसे हम लेबर यानी वर्कर्स को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो गिर रही है। तो इसी वजह से इसका जो कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोप होता है। एंड दीज आर द मार्केट वेजेस। अब जहाँ पे आपका जो हॉरिजॉन्टल एक वेजेस का कर्व होता है और दूसरी तरफ आपका जो VMPL का कर्व होता है, जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट वुड बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने कितने वर्कर्स जो है ना वो हायर करने हैं कि आपको लॉस भी जो है ना वो ना बियर करना पड़े। अब अगर पॉइंट ई पे देखें तो पॉइंट ई पे आप देखो कि आपकी जो वैल्यू है
मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की, वो एग्जैक्टली इक्वल है वेजेस पे टू दैट वर्कर। यानी एट पॉइंट ई पे जितना एक वर्कर जो है ना वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है जितनी अमाउंट की, उतने ही उसको वेजेस दिए जा रहे हैं। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर इस पॉइंट से नीचे आ जाए, यानी अगर आप ज़्यादा वर्कर जाहिर करेंगे तो लुक एट इट, आप वेजेस ज़्यादा दे रहे हो और चीज़ें वो कम प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो फर्म होगी उसको लॉस जो है ना वो बियर करना पड़ेगा। सो जहाँ पे ये दोनों यानी वीएमपीएल और इसी तरह से आपका जो क्या कहते हैं वेजेस का कर्व जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, उसको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। सो a competitive profit maximizing firm hires workers up to the point where the value of the marginal product of labor equals the wage. ये वही बात है जो अभी मैंने बताई. The firm makes that decision by choosing the quantity of labor at which the value of the marginal product equals the wage. As a result, the value of marginal product curve is the labor demand curve for a competitive profit maximizing firm. तो यहाँ से हम एक नतीजा ये खस कर सकते हैं कि ये जो हमारा VMPL का कर्व होता है, बेसिकली यही कर्व जो है ये हमारा लेबर डिमांड कर्व होता है। जब भी हम जो है ना वो फैक्टर मार्केट या लेबर मार्केट की जो है ना वो बात कर रहे हैं होते हैं, तो ये जो हमारा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का कर्व होता है, यही एग्जैक्टली हमारा लेबर डिमांड कर्व जो है ना वो कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट कॉजेज द लेबर डिमांड कर्व टू शिफ्ट, यानी कौन सी कॉजेज हैं जिनकी वजह से जो लेबर डिमांड का कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले है द आउटपुट प्राइस, देन टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड देन द सप्लाई ऑफ अदर फैक्टर्स। अगर ये तीन आपके जो फैक्टर्स होते हैं ये चेंज होते हैं, तो इनमें चेंज की वजह से आपका जो लेबर डिमांड का जो कर्व होता है वो शिफ्ट हो जाता है। सो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोग इसको जो है ना वो अब कवर कर लेंगे। इसको एक दफ़ा सुने, और दूसरा ये आपकी जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, आपके पास बुक होगी इसकी मैन कीव की, उसके अंदर ये टॉपिक आपको दिया हुआ है और इसका पेज नंबर 401 है। द मार्केट फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 18 इस बुक का जो है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, इसको पढ़ें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो बाद में भी तो आप लोग जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो लेबर सप्लाई है उसको जो है ना वो डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम जो है ना उसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह।